माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में, बुक्स और स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चों ने कहा था मैम बुक्स और स्ट्रैटेजी भी बताइए, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे। एक आपके लिए बोनस है। बोनस क्या है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में रिप्लाई करूँगी। साथ ही हम उन क्वेश्चंस को भी जानेंगे, हो सकता है वो आपके माइंड में बाद में आए या कभी ना कभी आपके माइंड में अगर आप एनटीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस का भी आपको एंड में आंसर करूँगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके एनटीएससी के बारे में। और इससे पहले आपको एक वीडियो दिया गया है जहाँ पे डिटेल में हमने बात की थी कि एनटीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन एलिजिबल होता है, क्या स्कॉलरशिप है, क्या सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है। ये पूरा एक सिंगल वीडियो में बताया गया है गाइज़। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप एनटीएससी नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड टिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स और टिप्स बताने के लिए देखिए यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने और समझें। अगर आप एनटीएससी देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम में उतरने जा रहे हैं, तो आपको कमर कसनी होगी, आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं, इफ़ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो इस एग्ज़ाम में उतरिए। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आपको लग रहा है बस हाँ आज मेरा मन किया वीडियो देख के लेकिन 2 दिन बाद मैं नहीं पढ़ सकता, तो गाइज़ मत उतरिए। ठीक है, और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो देखिए लाइफ में हर चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा। अगर चाहे आप अभी तो सिर्फ स्कूल में है, जैसे ही 12th से बाहर निकलेंगे आपको कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। कुछ भी बनना है, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। तो अगर आप अभी आराम करना चाहते हैं तो आप आराम करिए, ठीक है, और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो ही उतरिए एग्ज़ाम में। ये पहला आप लोगों के लिए टिप है। ठीक है, सीनियर हूँ आप लोगों से इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मैं बुक्स भी बताऊँगी आप लोगों को और टिप्स भी दूँगी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक साथ कवर की जाएंगी। सबसे पहले तो देखिए बुक्स, मैम कोई ऐसी रामबाण बुक है, कोई ऐसी किताब है जिसको हम पूरा पढ़ लें और उसमें से चाहे मैं सारे क्वेश्चन रट लूँ 700-800, क्या उसमें से मेरा एनटीएससी क्रैक हो जाएगा? तो उसका जवाब है नो, बिल्कुल नो। क्योंकि देखिए मार्केट में जो बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं और नए नए पब्लिशर हर साल आते हैं और नई नई किताबें बना देते हैं। तो कोई भी जो एनटीएससी का एग्ज़ाम बनता है, ऐसा नहीं है कि किताब उठाई और उसमें से किताब बना दिया। जैसे आपका एनसीईआरटी का पेपर आता है बोर्ड का, तो आप बोलते हो एनसीईआरटी से पेपर बनाया जाता है, तो वो सही बात होती है। लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर किसी पब्लिशर की बुक उठा के पेपर नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि मैं एक किताब को पूरा रट लूँ और मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करना होगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। डोंट डिपेंड ऑन ओनली बुक्स ओनली, यानी कि आप किसी बुक पे डिपेंड मत रहिए। ये मत सोचना कि मैंने एक बुक ख़त्म कर ली तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। आप किताब के गुलाम नहीं बनेंगे, आप कॉन्सेप्ट के गुलाम बनेंगे। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप ऐसा नहीं होगा कि मैं इस किताब पे रिलाई हो जाऊं। ठीक है, आप कभी भी किसी एक बुक पे रिलाई नहीं होंगे अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं। अगर आपको बुक लेनी है, मैं बताऊंगी भी कौन सी बुक लेनी है, लेकिन बुक पे बिल्कुल निर्भर मत हो जाना कि मैंने बुक कर ली तो मुझे कुछ और नहीं करना। ठीक है, बुक पे पूरा निर्भर आपको नहीं होना है। फिर क्या करना है हमें, फिर करना है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर एग्जांपल आपका साइंस का चैप्टर है लाइट, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई इस लाइट में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉस क्या है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से, उसका कहीं भी बेसिक में उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बाद आपको किताब चाहिए होती है कंपटीशन वाली, जहाँ से आप ये देख सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए होती है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10% उसमें से क्वेश्चन फंस गया तो वो आपका गुड लक है, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि उसी में से पूरा 100% आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी किताब को आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है किसी किताब पे। इज़ दैट क्लियर? दूसरा है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बेटा। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई नंबर सिस्टम है तो मैं नंबर सिस्टम में अटक गया, मुझे ये चीज़ नहीं पता, मुझे रैशनल इरेशनल में डाउट है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल
क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कंप्लीट एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड की बुक्स अलग होती हैं। जैसे तमिलनाडु में है तो वहाँ तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स अलग होती हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपके स्टेट में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देते हैं, तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो आपकी स्टेट बोर्ड की जो किताब होते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो होता है ना, स्टेज 1 होता है, तो स्टेज 1 में क्या होता है कि आपका जो स्टेट बोर्ड की जो सिलेबस हो उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चंस फंसते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्टेट बोर्ड की किताबें बहुत अच्छे से करनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी तो हमारा बेसिक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, कंपटीशन के लिए हम मोटी मोटी किताबों को पढ़ेंगे तो ही क्वालिफाई होगा। लेकिन एनसीईआरटी से जो 20-30% क्वेश्चन डायरेक्ट आता है उसको बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? लाइक साइंस की बुक है, उसमें एक टेबल बनी हुई है, उसमें इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है, बॉक्स बना के साइड में दे दिया है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ डायग्राम बना है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ है, ठीक है, कुछ ग्राफ बना है, उस इन्फॉर्मेशन को मिस कर देते हैं छोटी छोटी। और एग्जामिनर को ये पता है कि बच्चे इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इसलिए एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी आपके पास होती है लेकिन आप उस चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे एक अलग मेथड से पढ़िए। देखिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ेगा वो अलग बात है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आप बुक को इतनी बार पढ़ेंगे, हर छोटी इन्फॉर्मेशन को। और ये एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं मजाक नहीं होती हैं। जो भी, अगर आप 12th के बाद भी देखोगे ना, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इन एनसीईआरटी किताबों को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। चाहे यूपीएससी के बच्चे हो, चाहे बैंकिंग में जाना हो, रेलवे में जाना हो, किसी में भी जाना हो, इन किताबों को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं वो लोग। इसके बाद पॉइंट 4 है कि आपको एक बुक मैथ के लिए लेनी है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए लेनी है। उसमें आप ले सकते हैं या तो आर.एस. अग्रवाल या फिर MC ग्रोहिल की ले सकते हैं। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं, दोनों में से कोई सी भी लो। प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक चाहिए, वैसे अगर आर.एस. अग्रवाल मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना MC ग्रोहिल की ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए। पॉइंट नंबर 5, यानी आपको सैट के लिए एक बुक लेनी है। तो देखिए, मैथ में तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, वो आपने अभी तक नहीं किए होंगे। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो ही किए होंगे, और जो सैट है वो तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, तो वो तो फिर भी आपने किए होंगे। तो मैथ के लिए आपको एक बुक चाहिए ही चाहिए। देखिए, इसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ में भी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के होते हैं, मैथ्स के जैसे कि प्रॉफिट लॉस, एवरेज निकालना, जो आप क्लास 6 to 8 में पढ़ के आए हो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ठीक है, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। और कुछ होते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में जैसे हो गया ब्लड रिलेशन, इसके अलावा फिगर वाले, कटिंग फिगर, कैलेंडर, क्लॉक, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप टॉपिक बाय टॉपिक कवर करो और बाद में फिर जाके बुक से प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने होते हैं। और सेट के लिए भी आप बुक लोगे तो यहाँ से आप NTSC एक्सप्लोरर ले सकते हो या स्टडी पैकेज फॉर NTSC, ये भी आपकी होती है MC ग्रोहिल की। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आपको एक लेनी है, एक बुक तो लेनी ही लेनी है फॉर द प्रैक्टिस। अब ये आप लोग बुक की इमेज देख सकते हो, ये आपकी हो गई मैथ सैट, दोनों इसमें मिलेगा आपको। ये आपकी हो गई एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है, मैथ के लिए R.S. अग्रवाल, मैथ्स के लिए, और ये NTSC एक्सप्लोरर हो गई, ठीक है। तो ये आप लोग ले सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। अब बात करते हैं बुक्स के बाद स्ट्रैटेजी की कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो ये बुक्स आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिशर हैं, बट ये मैंने अपने रेफरेंस से बुक्स बता दी हैं आप लोगों को। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर NTSC, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग सेम स्ट्रैटेजी मैथ और सैट के लिए नहीं लगा सकते हो। आपको दोनों के लिए एक डिफरेंट अप्रोच लगानी होगी। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे मैथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, इजी होते हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे फिगर का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे कुछ फिगर बनी होती हैं, उसको रोटेट करके ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर बोलेंगे 4th फिगर में क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसका बेटा ये लगता है तो इसकी बेटी इसका क्या लगेगा, ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, 100 मार्क्स आपको मैथ से लेना है और 100 सैट से लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ी डिपेंड करता है कि कौन किससे कहाँ से स्कोर कर रहा है ज़्यादा। तो आप मैथ को बहुत अच्छे से, आपको एक इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, एक सैट के लिए बनानी है। और सैट के लिए भी देखिए, मैथ के लिए और सैट
के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करिए। हो सकता है किसी बच्चे का मैथ में कुछ पॉइंट्स वीक हैं तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत करिए, किसी का सब्जेक्ट में कुछ वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करिए। पॉइंट नंबर 2 है, आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, फिनिश सिलेबस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम आपको नवंबर से दिसंबर में देना है। तो उसके लिए आपको सिलेबस कब तक ख़त्म कर लेना है, जुलाई अगस्त तक आपको सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको 9-10 का सिलेबस रिवाइज़ करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करना है। तो आपको सिलेबस पहले ख़त्म करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका स्टेट बोर्ड जब होता है, प्री बोर्ड, तब आप सिलेबस ख़त्म कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, और साथ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कहीं पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा की है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये पता है भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, लगाते कैसे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कितना भी वो बना दे आपको वो टैकल करना आना चाहिए। पर यही नहीं पता कि भाई इसका बेसिक क्या है, तो अगर बेसिक में अटक गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। भाई हमने ये कर लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सिलेबस फिनिश कर दिया, अब क्या करना है, अब आपको 10 साल के पेपर एनालाइज करने हैं, रिवर्स मेथड अप्लाई करना है। पहले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, पहले 10 साल के पेपर एनालाइज करना है। मैंने यहाँ पे एनालाइज लिखा है, ये नहीं लिखा है कि सॉल्व कर डालो 10 साल के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ लोग बोलेंगे 20 साल के कर लो, 30 साल के कर लो, पर इतना ज़रूरी नहीं होता, आप 10 साल के उठाओ, क्योंकि 10 साल में पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस में कुछ चेंजेस आते हैं, टॉपिक्स में कुछ चेंजेस आते हैं। तो आप लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, उसे एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब होता है कि देखो, जैसे रियल नंबर टॉपिक से हर साल, पहले साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं, दूसरे साल में कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आए हैं, तीसरे साल में कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आए हैं। ऐसे एनालाइज जब आप 10 साल के कर लोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बैठ गया। मैंने क्या कहा, सॉल्व नहीं करना है, एनालाइज करना है। अब एनालाइज करके आप एक फिगर आउट कर लो कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और हर साल आता है। ठीक है, फिर उसी टॉपिक को अब जाके आपको क्या करना है, उस टॉपिक को आपने पढ़ तो रखा है, अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको NTSC की जो रेफरेंस बुक्स बताई हैं मोटी मोटी, उन किताबों को उठाओ और उसमें से जो टॉपिक आपने फाइंड आउट किए हैं 10 साल के पेपर से, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व करो और देखो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जाओ वापस उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये रिवर्स अप्रोच अप्लाई करनी है। पहले PYQ पे जाना है, फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर PYQ पे जाना है और फिर अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है जहाँ पे भी दिक्कत आए। इसके बाद आपके लिए गेम चेंजर क्या हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है सोशल स्टडी। क्यों, देखिए मैथ सब बच्चे लगाएंगे और सेट में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, साइंस होता है और SST होता है। तो ज़्यादातर बच्चे मैथ और साइंस पे फोकस करते हैं। मैथ आपके 20% 20 मार्क्स का, सैट होता है ये 40 और SST होता है 40। पर बच्चे मैथ और साइंस में लगे पड़े रहते हैं और SST को इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो आगे चल के साइंस लेने वाले होते हैं, साइंस स्ट्रीम लेने वाले होते हैं। उन्हें नीट का और JEE का, AIEEE का एग्ज़ाम देना होता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, भाई सोशल स्टडी हमारे करियर के लिए नहीं है, हमारे कोई काम नहीं आने वाली, तो हम मैथ और साइंस पे फोकस करते हैं, यहीं पे मार खा जाते हैं। अगर आप लोग स्मार्ट, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क चाहिए, तो अगर आप लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो आप लोग SST को बहुत बढ़िया से कर लो 9th-10th। और इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, केवल NCERT को पढ़ना है। NCERT की एक एक लाइन पढ़नी है। सोशल स्टडी की NCERT इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, बैंकिंग, रेलवे, UPSC सब बच्चे SST की बुक्स NCERT से पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी आगे जॉब की तैयारी करते हैं NCERT पढ़ते हैं। तो सोशल स्टडी को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन, डिज़ाइन, हिस्ट्री में बोले तो आपका भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया 10th में चैप्टर है। ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो सोशल स्टडी को आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, इसे अच्छे से पढ़ लो, आगे भी काम आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे। और अगर यहाँ से आप लोग 40 स्कोर कर लेते हो तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा कम रह गया तो भी कोई बात नहीं, कोई ये थोड़ी देख रहा है कि आपने मैथ्स में ज़्यादा स्कोर किया है या सोशल स्टडी में ज़्यादा स्कोर किया है। आपकी तो ऑल ओवर कट ऑफ देखी जाएगी ना। तो गेम चेंजर हो सकता है और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। अराउंड 80% बच्चे सोशल स्टडी को ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं और इसमें से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, पेपर एनालाइज करना है, रेफरेंस बुक से उन क्वेश्चन को रिवर्स मेथड से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है और सोशल स्टडी में हार्डवर्क करना है, जिससे आप गेम चेंजर बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की।
बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई NTSC स्टेज 1, कितने बच्चे मैम NTSC स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए स्टेज 1 में क्या होता है कि 40% जो स्कोर करता है जनरल कैटेगरी से, ये लेबल होता है कि जनरल कैटेगरी से 40%, और SC ST OBC के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो 40% अगर आप कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्टेज निकाल लेते हो, और सेकेंड स्टेज में कौन जाता है, जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करता है वही सेकेंड स्टेज में जाता है। इसके बाद व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर NTSC, कट ऑफ क्या रहती है। तो देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें स्टेज 1 में, तो स्टेज 1 में अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। मैंने बताया कि सारे यूनियन टेरिटरी और जो अलग अलग राज्य हैं वो NTSC कराते हैं। तो अगर आप तमिलनाडु में चले गए तो हो सकता है वहाँ पे आपका कट ऑफ आ गया 185 आउट ऑफ 200, कहीं पे गए वहाँ पे 170 आ गया, कहीं पे 175 आ गया। तो हमेशा 150 से तो ऊपर जाएगा, 160 170 से ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग राज्य का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो आप अपने स्टेट का लास्ट ईयर का चेक कर सकते हो, ठीक है, कि लास्ट फर्स्ट 2 साल 3 साल में आपके स्टेट में कितना कट ऑफ रहा है। तो अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी का आप चेक कर सकते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। कुछ बच्चों ने पूछा था मैम फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के बाद हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसका जवाब है नो। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हो तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको स्कॉलर बनने के लिए दोनों स्टेज क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। इसमें 700 समथिंग स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के होते हैं, और बाकी SC ST और OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। तो 1000 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप अब इसके अकॉर्डिंग अपनी मास्टर स्ट्रैटेजी बना लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए क्वेश्चन नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको SAT और मैट के ऊपर डिटेल्ड टॉपिक्स बता दूं कि आपको क्या क्या टॉपिक SAT में पढ़ना है और क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 9 10 के SAT में, और मैट में कौन कौन से टॉपिक करने हैं डिटेल, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें, और आपके लिए एक NTSC का स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया जाएगा जहां पे आपको सारे NTSC रिलेटेड वीडियो और आपके लिए कुछ आगे तैयारी के वीडियोस भी मिलेंगे। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आप SAT और मैट का स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं कि SAT और मैट में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।